नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है महिला हितैषी कौन। जी हां, क्या कांग्रेस महिला विरोधी है? यह सवाल अब इसलिए उठ रहा है क्योंकि एमपी बीजेपी के नए कप्तान हेमंत खंडेलवाल को यही लगता है। उन्होंने तो इंदिरा गांधी का उदाहरण देकर भी यह समझाने की कोशिश की और कैसे महिला होते हुए इंदिरा गांधी ने देश के लोकतंत्र का गला घोटा यह भी बताया। साथ ही मोदी सरकार के दौरान महिला को मिल रहे उनके हक और सम्मान का भी जिक्र किया। तो अब कांग्रेस खुद को आधी आबादी का हितैषी बताते हुए बीजेपी को इस वर्ग का विरोधी बता रही है। खैर, महिला वोट बैंक को लेकर शुरू हुई इस बयानबाजी ने कई सवाल भी खड़े कर दिए। उन सवालों को भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। हेमंत खंडेलवाल की निशानी पर इंदिरा गांधी। बीजेपी के नए कप्तान बोले कांग्रेस महिला विरोधी। आपातकाल पर जारी सियासी जंग अब महिला विरोधी कौन है इस पर केंद्रित होने लगी है। गुरुवार को बीजेपी महिला मोर्चा के मॉक पार्लियामेंट में एमपी बीजेपी के नए बॉस हेमंत खंडेलवाल ने कांग्रेस को अपने तेवर दिखाए। उन्होंने आपातकाल का जिक्र करते हुए इंदिरा गांधी को निशाने पर लिया और कहा कि इंदिरा गांधी एक समय महिलाओं का आदर्श बनकर उभरी थी, लेकिन सत्ता की लालच की वजह से उन्होंने देश के लोकतंत्र को घुटनों तले दबा दिया। बाबा साहब के संविधान को मिटाने का प्रयास किया। इंदिरा गांधी को लेकर एक नारा भी चला, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। वहीं से हमारे लोकतंत्र का अपमान शुरू हुआ, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं को 33% आरक्षण दिया। आज हमारे प्रधानमंत्री जी के कारण अब भारत भी उन देशों में शामिल हो जाएगा जहां की 1/3 प्रतिनिधित्व ये महिलाएं करेंगी। आप सोचिए, वो इंदिरा गांधी जो एक समय महिलाओं का आदर्श बन के उभरी थी, एक जेपी के आंदोलन से, एक जांच के आंदोलन से वो इतनी घबरा गई कि जब राजनारायण के केस में कोर्ट ने उनके खिलाफ निर्णय किया तो उन्होंने इस देश के लोकतंत्र को घुटने तले दबा दिया। इंदिरा गांधी ने एक नारा दिया, इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया, और वहीं से हमारे लोकतंत्र का अपमान शुरू हुआ। आपातकाल के बहाने ही सही, लेकिन बीजेपी के नए कप्तान ने दो टूक कह दिया है कि महिलाओं के लिए जो काम इंदिरा नहीं कर पाई वो मोदी सरकार में हो रहा है। वही आपातकाल और महिलाओं के मुद्दे पर खुद को घिरता देख कांग्रेस ने पलटवार किया। और क्या कुछ कांग्रेस ने कहा, सुनिए। मुझे लगता है कि बीजेपी के जो नए नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, इनको थोड़ा स्टडी करने की जरूरत है। अभी जो 33% आरक्षण का कब सदन में जाएगा, कब क्या होगा, इसकी कोई तैयारी ना तो कुछ है, सिर्फ मुंह चलाने का काम। और यही काम ये नए प्रदेश अध्यक्ष जी भी कर रहे हैं। और इंदिरा जी के बात करने का इनको कोई अधिकार नहीं, क्योंकि वो इंदिरा जी जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए 12 साल से अपना योगदान दिया। तुम उस पार्टी के अध्यक्ष हो जिसकी सत्ता और सरकार ने लाडली बहना को 3000 का बोला था, उसका क्या हुआ? रोजगार का बोला था, उसका क्या हुआ? सवाल का जवाब दे, इधर उधर की बातें करके मुंह छुपाने का काम ना कर। कुल मिलाकर देखा जाए तो बीजेपी ने एक रणनीति के तहत कांग्रेस की घेराबंदी शुरू कर दी है। शायद यही वजह है कि इंदिरा का उदाहरण देकर बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ महिला विरोधी होने का नैरेटिव गढ़ रही है। ऐसे में अब कांग्रेस के सामने चुनौती दोहरी हो गई है। एक तरफ उसे आपातकाल के मुद्दे पर बीजेपी से लड़ना है, तो दूसरी तरफ महिला वोट बैंक को कैसे फिर से अपने पाले में लाया जाए और बीजेपी के नैरेटिव को कैसे तोड़ा जाए, इसका भी हल निकालना है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, क्या बीजेपी मोदी की तुलना इंदिरा गांधी से कर एक नैरेटिव सेट कर रही है? दूसरा सवाल, क्या आपातकाल के सहारे महिला वोट बैंक को साधने की फिर कोशिश हो रही है? तीसरा सवाल, क्या कांग्रेस के पास बीजेपी की इस रणनीति का कोई तोड़ है? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता वंदना त्रिपाठी, कांग्रेस प्रवक्ता कुंदन पंजाबी और वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और वंदना जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। वो कह रहे हैं, इधर उधर की बात कर रहे हैं आप, 33% आरक्षण की जो बात कर रहे हैं वो तो अभी मिला ही नहीं है, जवानी जमा खर्च है। क्या मोदी जी की तुलना इंदिरा गांधी से करके कोई नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, ये जताना चाहते हैं कि इंदिरा जी से बेहतर है मोदी जी और उनका कार्यकाल? आपातकाल के बाद अब महिला
विरोधी बता रहे हैं आप लोग। नमस्कार ब्रजेश जी, नमस्कार अशोक जी, कुंदन जी को भी नमस्कार। पहली नमस्कार। बात तो जी नमस्कार। पहली बात तो ये ब्रजेश जी कि मोदी जी को हम इंदिरा गांधी जैसा प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं। मोदी जी इंदिरा गांधी से फार बेटर और बहुत अच्छे नेता हैं। दूसरी चीज ये कि जो आप कह रहे हैं अभी महिलाओं के विषय में या जो भी चर्चाएं छेड़ी जा रही हैं और 33% आरक्षण की बात की जा रही है, तो 33% आरक्षण का जो बिल है वो कांग्रेस पार्टी के जमाने में चला था, सदन में उसको चलाया गया था, राज्य सभा में वो बिल पास हो गया था, लोकसभा में उसे पास किसने नहीं होने दिया था? सबको पता है, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तब। तो ये बात तो सबको पता है कि महिलाओं के साथ अन्याय करने का कार्य सदैव कांग्रेस पार्टी ने किया है। और उसमें इंदिरा गांधी जी की जब बात होती है तो इंदिरा गांधी जी ने तो देश के साथ अन्याय किया है, आपातकाल लगाकर अन्याय किया है। और कांग्रेस पार्टी की सरकार ने लगभग 90 बार संशोधन किए हैं संविधान में। आप ये बताइए, आज ये कहते हैं कि संविधान को हम बचाने के लिए लड़ रहे हैं। जिस पार्टी ने इतनी बार संशोधन किया, और अभी आपने सुना होगा कि अभी एक इनके नेता शेखावत जी का बयान आया था कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इमरजेंसी लगा देंगे। तो ये तो इनके मंसूबे हैं कि अगर ये सत्ता में आएंगे तो ये फिर से इमरजेंसी लगाएंगे। तो कितनी बार आपातकाल लगाएंगे? और आपको आपातकाल लगाने के लिए सत्ता में आना पड़ेगा और जनता आपको सत्ता में आने नहीं देगी, क्योंकि आपके जो ये काले इरादे हैं जनता को पता है। रही बात नारी शक्ति वंदन अधिनियम या बाकी चीजों को लेकर ब्रजेश जी, 35% का आरक्षण विभिन्न विभागों में इस मध्य प्रदेश में आज वर्तमान में मिल रहा है, वन विभाग को छोड़कर। क्या इस बात को हम झुठला सकते हैं? आज इतनी योजनाएं जो केंद्र से प्रदेश तक, मध्य प्रदेश तक जो महिलाओं के लिए चल रही हैं, लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी, स्व सहायता समूहों की संरचना, एसएचजी, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, द्रोण दीदी, लखपति दीदी, ये सारे काम किसने किए? माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के सरकार के नेतृत्व में हमारी मध्य प्रदेश और लेकिन पिछली सरकारों ने कुछ तो किया होगा ना। देखिए, पिछली सरकारों ने कुछ तो किया था पर बहुत कुछ नहीं किया था। बहुत कुछ करने की जरूरत थी। हाँ, ये जरूर था कि संविधान को बार बार तार किया था। और आपातकाल जो इन्होंने लगाया था वो इनका एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि आपातकाल लगाकर इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया जो साबित करने की कोशिश की थी। तो इंडिया इज नॉट इंदिरा, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। और इंडिया में कोई दोबारा इमरजेंसी लगाने की अगर बात कर रहा है तो आप समझिए कि जिस पार्टी के नेता इस प्रकार की बात कर रहे हैं, जिस पार्टी की प्रधानमंत्री अपने सेल्फ बेनिफिट्स के लिए इमरजेंसी लगा चुकी हैं, जिन्होंने 140 से ज्यादा लोगों को जेल में ठुसवा दिया था, जिन्होंने कितने सारे लोगों को मरवा दिया था, उन इंदिरा गांधी का महिमा मंडन करते हैं ये लोग। और उनका कंपैरिजन आप कहते हैं कि हम मोदी जी से करेंगे। कतई नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। मोदी जी एक युग पुरुष है। उन्होंने भारत की तस्वीर को नेशनली और ग्लोबली बदला है ब्रजेश जी। चलिए, तो जवाब ले लीजिए अब कुंदन जी। को रिप्रेजेंट किया है सदैव। वो कह रहे हैं कोई तुलना नहीं हो सकती मोदी जी की इंदिरा जी से, और आपके तो जीन्स में ही इमरजेंसी है। वो कह रहे हैं कि आप फिर से, आप यदि कह रहे हो कि सत्ता में आएंगे तो बीजेपी के खिलाफ लगा देंगे। आपातकाल में जिस तरह से आपने संशोधन किया, उसके बाद संशोधन किया, तो संविधान विरोधी तो आप हैं, वो नहीं। देखिए ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हमारी बहन अभी बड़े जोर शोर से महिलाओं की बात कर रही थी, लेकिन वो इस चीज को भूल जाती हैं कि इंदिरा जी जो हैं इस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। उस पे पूरे देश को गर्व था। और इंदिरा जी वो महिला थी जिन्होंने इस देश का नाम विश्व के अंदर विश्व पताका के रूप में फहराने का काम किया था। मोदी जी तो कहीं दूर दूर तक कहीं उनके आगे दिखाई नहीं देते, न दिखाई देंगे। इंदिरा जी वो शख्सियत थी। इंदिरा जी ने 1971 जब वो देश की प्रधानमंत्री थी और पाकिस्तान से जब युद्ध हुआ था ना, तो उसके 2 टुकड़े कर दिए थे और विश्व का नक्शा बदलने का काम किया था। बांग्लादेश अलग कर दिया था, पाकिस्तान अलग कर दिया था।
सरेंडर नहीं किया था, या किसी ट्रंप नाम के व्यक्ति के आगे 21 बार जो ये कहता है कि मैंने इस देश के अंदर सीज फायर करवाने का काम करवा दिया, मोदी जी की तरह उस प्रकार से सीज फायर करने का काम नहीं किया था। वो इंदिरा जी की से मुकाबला करने का या उनके समकक्ष खड़ा करने का भारतीय जनता पार्टी का ये जो मंसूबा है ना, ये कभी सफल नहीं होगा। न ये देश मतलब जो है इस चीज को स्वीकार करेगा, न विश्व स्वीकार करेगा। इंदिरा जी का कद अपनी जगह पे बहुत ऊंचा था, मोदी जी कहीं उसके आगे नहीं दिखाई देते, बहुत बोने हैं अभी इंदिरा जी के कद के आगे। लेकिन मैं ये इतना जरूर कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी की नेता बार बार आपातकाल की भी बात कर रही थी, तो आपातकाल उस समय की जो तात्कालिक परिस्थितियां थी उसके हिसाब से लगाया गया था। उस समय अराजकता, कालाबाजारी, भ्रष्टाचार और बहुत सारी ऐसी अरे सरकार तो आपकी थी, भ्रष्टाचार सा कालाबाजारी हो रही थी, सरकार तो आपकी थी। निश्चित रूप से निश्चित मैं अभी आप उस पे भी आ रहा हूं, आपकी बात पे उस पे भी आ रहा हूं। कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें जो उसको पीछे से सपोर्ट कर रही थी, वो स्थितियां बन गई थी और आपातकाल तात्कालिक स्थिति थी जब देश के अंदर जेपी का आंदोलन चल रहा था और रेल की पटरियां तक उखाड़ी जा रही थी, और उस आंदोलन के अंदर बहुत सारे नेता, जिसके अंदर आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी और जनता जो जनता पार्टी कहलाती थी, उनके नेताओं ने ये तक आह्वान कर दिया था कि पुलिस और आर्मी इस देश की सत्ता को सहयोग नहीं करे। जब ऐसी स्थितियां और तात्कालिक परिस्थितियां थी, तब इस देश के अंदर आपातकाल लगाना पड़ा। मतलब आप जस्टिफाई कर रहे हो कि आपातकाल सही था, और राहुल गांधी माफी मांग रहे हैं, कह रहे हैं भूल थी, इंदिरा जी ने भी माना था कि ये गलती थी, और आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से ये पब्लिक डोमेन में है। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने इसके लिए माफी मांगी, मैं भी इस चीज को स्वीकार करता हूं। जाने अनजाने में कुछ लोगों के साथ में उस कार्रवाई के अंदर कुछ न कुछ कहीं ना कहीं गलतियां हुई थी, तो हमारे नेता राहुल जी ने बड़ा मन करते हुए कार्रवाई पे नहीं उन्होंने सवाल उठाया, उन्होंने कहा कि एक भूल हो गई थी, गलती हो गई थी, इंदिरा जी ने माना आपातकाल नहीं लगना चाहिए। अभी आप आपातकाल को जस्टिफाई कर रहे हैं कि लगना जरूरी था, परिस्थितियां ऐसे बन गई थी, तो दो चीजें हो गई ना। लेकिन मेरी बात पूरी और हो जाने दीजिए। उस समय ऐसी तात्कालिक परिस्थितियां थी, आज की तात्कालिक परिस्थितियां ऐसी हैं। आज क्या आवश्यकता थी देश के अंदर अचानक में नोटबंदी लगाए जाने की? क्या आवश्यकता थी आज देश के अंदर गलत प्रकार से जीएसटी जिसने कि पूरे व्यापारियों को इस देश के अंदर हलाकान करके रख दिया? ये ऐसे फैसले हैं जो आज अघोषित आपातकाल चल रहा है, ठीक है, वो उस समय जैसा जवाब ले लीजिए। हालांकि जीएसटी आप ही का फार्मूला था, लागू इन्होंने किया है, आप ही की सरकार अपनी बात नहीं कर सकता, इस देश का युवा रोजगार नहीं मांग सकता। ठीक है, जवाब ले लीजिए, फिर मैं शुक्ला जी के पास जाऊंगा। बन्ना जी वो कहने अभी तो आघोषित आपातकाल चल रहा है और मोदी इंदिरा जी की कोई तुलना नहीं की जा सकती। देखिए, पहली बात तो ये आपातकाल के बारे में कह रहे थे कि कालाबाजारी बढ़ गई थी, और उस टाइम पे भ्रष्टाचार बढ़ गया था। पार्टी इनकी, सरकार इनकी, और उसके बाद भ्रष्टाचार बढ़ गया, कालाबाजारी बढ़ गई। इनके नेता स्वतः के हितों के लिए अगर इमरजेंसी लगा सकते हैं, देश में आपातकाल लगा सकते हैं। आपातकाल कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती। कितनी समस्याएं लोगों को आई हैं। मीसा बंदियों के जीवन के बारे में पूछिए कि उनके ऊपर क्या बीती है। आप लोग, लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है ब्रिजेश जी, आप अपने सीनियर्स से पूछिए कि उन पर क्या बीती थी जब उनके मुंह पर टेप लगा दी गई थी कि अगर आप लोगों ने इंदिरा गांधी के खिलाफ बोला या इंदिरा गांधी के खिलाफ छापा तो आप भी जानते हैं उनके साथ क्या होता था। तो आज क्या स्थिति है, आज क्या स्थिति है देश के अंदर? आज मीडिया आवाज नहीं कर सकता, प्रश्न नहीं कर सकता। आज मीडिया, जरा आप भी सुनिए, मीडिया प्रश्न नहीं कर सकता। आ जाने दीजिए कुंदन जी, आ जाने दीजिए। उस हिटलर शाही को ये जस्टिफाई कर रहे हैं, उसका साथ दे रहे हैं, उसे सही ठहरा रहे हैं और मोदी जी से कंपैरिजन करते हैं। मोदी जी आज जिस देश में जाते हैं, मैक्सिमम देशों ने अपने देश का सर्वोच्च सम्मान उन्हें प्रदान किया है। आज वो एक ग्लोबल हीरो के रूप में सामने आए हैं। और बार-बार आज हमारे देश के साथ में एक देश खड़ा नहीं हुआ। डोनाल्ड ट्रंप अपने स्टेटमेंट्स हर देश के लिए बदलते रहते हैं। आप डोनाल्ड ट्रंप के कारण अपने देश को जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने, अभी राहुल गांधी जी तो हर दिन इमरजेंसी लगाते हैं, जब दूसरे देशों में जाते हैं तो कहते हैं
कि इंडिया, where are the democratic countries? The democracy of India is in a dangerous situation. Where are the democratic leaders? They should interfere. उसके बाद जब राहुल गांधी जी किसी और देश में जाते हैं तो कहते हैं कि गलवान में हमारी सेना पिट रही है, सुप्रीम कोर्ट से उन्हें डांट खाना पड़ता है। सीज़फायर कौन सी सरकार ने किया? किसी और देश में जाते थे, सीज़फायर किसने किया? राहुल गांधी जी कहते हैं कि इंडिया की एजेंसी ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे कहते हैं कि इंडिया की एजेंसी। चलिए मैं लौट के आता हूं दोनों के पास, ठीक है। राहुल गांधी जी, लेकिन शुक्ला जी, देश के विरोध में आ रहा हूं वंदना जी, दूसरे दौर में आता हूं। लेकिन शुक्ला जी, क्या इंदिरा गांधी से नरेंद्र मोदी की तुलना करके बीजेपी कोई नया नैरेटिव सेट करना चाहती है? क्या वो बेहतर है इंदिरा गांधी से? और क्या बीजेपी वाकई में महिला हितैषी ज्यादा है? कांग्रेस ने कुछ नहीं किया महिलाओं के लिए। देखिए, अभी आपका जो असल प्रश्न था इस डिबेट में वो ये था कि महिला हितैषी कौन, कांग्रेस हितैषी है या बीजेपी हितैषी है। तो अगर आप प्रारंभ में देखें तो मुझे लगता है कि कांग्रेस से ज्यादा महिला हितैषी कौन होगा। उनके यहाँ इंदिरा गांधी थी, उनके यहाँ सोनिया गांधी है, उनके यहाँ प्रियंका गांधी है, विधवा पाटिल जो पहली देश की राष्ट्रपति बनी वो कांग्रेस ने लिया। ये एक पक्ष है ये महिला हितैषी होने। लेकिन इतने भर से क्या महिलाओं का हित हो जाता है? किसी राजनीतिक पार्टी में यदि कुछ महिलाओं को सम्मानजनक स्थान मिल जाता है तो क्या इससे पूरे महिला समाज का हित हो जाएगा? नहीं होगा। अब इधर आइए, बीजेपी का पक्ष देखिए। तो बीजेपी के टाइम पे जब शिवराज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो महिलाओं के लिए बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं चली और उसमें सबसे महत्वपूर्ण तो था वो जो 3 तलाक का मामला था, जिसमें मुस्लिम महिलाएं एक से पुरुष के द्वारा प्रताड़ित होती थी। तो उसको जिस तरह से मोदी जी ने बदला और जिस तरह से वो 33% आरक्षण की भी जो बात है, तो निश्चित तौर पर जैसे जैसे समाज प्रगतिशील हुआ और ये राजनीति आगे बढ़ी तो महिलाओं की तरफ भी लोगों का ध्यान गया। और बीजेपी की सरकार, क्योंकि 20 वर्षों से तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और लगभग 11 वर्ष से केंद्र में है, तो ये मौके जो थे इस दौरान जो है महिलाओं के लिए कुछ नई योजनाएं भी लॉन्च हुई हैं। उनके लिए कुछ सरकार जो है अलग से विशेष रूप से कुछ करने जा रही है। तो आप कह सकते हैं कि मौजूदा समय में महिलाओं को ज्यादा फोकस किया जाना है और शायद उसका एक कारण ये भी है कि उनकी जो है चुनावी उपयोगिता भी है। लाडली बहना योजना का कितना बड़ा लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला है। तो जाहिर है कि जब आपके लिए किसी समाज की चुनावी उपयोगिता होती है तो आप उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं और उसके ज्यादा आप चिंतक हो जाते हैं। फिलहाल तो बीजेपी जो है महिलाओं की बड़ी हित चिंतक है। लेकिन कांग्रेस को ये नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस महिला विरोधी। अब आपको जो दूसरा प्रश्न है कि मोदी जी की तुलना या इंदिरा जी की तुलना मोदी से करके किसी को आगे पीछे किया जा सकता है, तो मुझे लगता है ये उचित नहीं है। अपने अपने समय में हमारे देश के जो भी प्रधानमंत्री रहे वो बेहतर रहे, उन्होंने अच्छा काम किया है। इंदिरा जी ने भी कोई कम मामूली काम नहीं किए। विपक्ष समाप्त किया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, उन्होंने भिंडरावाले जैसे आतंकवादियों को सफाया किया। मतलब स्वर्ण मंदिर में सेना भेजने का फैसला किया, कोई मामूली फैसला नहीं। बिल्कुल। और अभी जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता भी कह रहे थे, हम सब जानते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग किया है। एक गलती जरूर इंदिरा जी से हुई है, उसके लिए उनके जो अच्छे कार्य थे उनको नहीं भुलाया जा सकता और भुलाना भी नहीं चाहिए। देश के प्रधानमंत्री थी और ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई सारे काम गलत किए थे, एक आध गलतियां उनसे, तो इस तरह की एक आध गलतियां तो मोदी जी से भी हुई है। नोटबंदी के फैसले को लोग कोई बहुत अच्छा नहीं मानते, आर्थिक आपातकाल था वो। तो निश्चित तौर पर गलतियां होती हैं जब निर्णय लेते हैं, लेकिन कुंदन जी बेहतर काम तो महिलाओं के रूप में एक तरह से देखा जाए तो बीजेपी सरकार ही कर रही है। ऐसा नहीं है कि आपने बिल्कुल नहीं किया है, आपने किया है, लेकिन जिस तरह से योजनाएं लेकर आए हैं, तो क्या एक वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी ने जो कहा, अब आपको लगने लगा कि ये भी एक वोट बैंक है। पहले महिलाओं को लगता था कि सिर्फ वो पुरुषों के कहने पर वोट डालती हैं, लेकिन अब वो सुविवेक से वोट डालती हैं। एक घर में महिला अलग वोट दे सकती है। शायद ये जागृति जो महिला में आई उसके कारण आप लोगों को भी मजबूर होना पड़ा क्या महिला हित की बात करने के लिए? देखिए, देश के अंदर कांग्रेस ने शुरुआत से ही महिला हितों की ही बात की है। सबसे देश के अंदर पहला प्रधानमंत्री जो देने का काम बताया ना, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति देने से, राष्ट्रीय अध्यक्ष देने से महिलाओं का हित नहीं हो लेकिन हम मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में जब बात करते हैं ब्रजेश जी, तो मध्य प्रदेश के अंदर जितनी भी आज महिलाओं के लिए योजनाएं जो चल रही हैं, चाहे केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की हो, ऐसी कौन सी योजना है, ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जो भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ रहा? आप एक भी योजना का नाम गिनाएंगे, मैं आपको तपाक से उसके बारे में बता दूंगा कि उसके अंदर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। आज हम
किसी भी प्रकार लेकिन से। लाडली बहनों को सीधे खाते में पैसे दे रहे हैं, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार कहां से हो जाएगा उसमें, ये बताइए। राजीव बहुत गांधी सारी कहते थे 1 रुपए योजनाएं में से ऐसी 15 हैं, पैसे ही नीचे पहुंचता है, यहाँ तो पूरा का पूरा पहुंच रहा है। बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जिसके अंदर महिलाओं के, मैं तो बोलता हूं, पोषण आहार के लड्डू तक भारतीय जनता पार्टी के जमाने में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहे हैं। तो मैं एक एक योजना अगर आप गिनाएंगे तो मैं सबकी भ्रष्टाचार आपको गिना के रख दूंगा। आज मध्य प्रदेश के अंदर महिलाओं की जितनी भी योजना है वो सारी की सारी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्टाचार के ऊपर ध्यान देने की बजाय और झूठ बयानी करने की बजाय, भ्रष्टाचार को पकड़ने की बजाय पकड़ने के लिए काम करना चाहिए, ना कि इस प्रदेश के अंदर 33% की आरक्षण की जो झूठ बयानी की जा रही है वो बिल्कुल गलत है। वो कागजों पे है, जो उसकी समय सीमा भी बता दी। आज वो 3 तलाक पे का कोई निर्णय हो रहा है तो वो गलत हुआ क्या? जो योजना चल रही है उससे महिलाओं को उत्थान नहीं हुआ क्या? अभी 33% की बात मैं कर रहा था। 33% आरक्षण सिर्फ कागजों पे है और भारतीय जनता पार्टी के नेता उस पर झूठ बयानी कर रहे हैं, उसको लागू नहीं किया गया है। लागू करेंगे तो हम उनको बधाई देंगे, उसमें क्या कौन सा विषय है। हम चाहते हैं कि इस प्रदेश के अंदर, देश के अंदर महिलाओं का उत्थान होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी सदैव इसकी पक्षधर रही है। तो जो निर्णय हुआ तब तो आपने स्वागत किया था जब पास हुआ था बिल, अब आप कह रहे हैं जब लागू होगा, लागू करने की समय सीमा भी तो बता दी ना। एक तो साथ मैंने नहीं हो सकता। मैंने आपको कहा ना, महिलाओं के लिए अगर 33% आरक्षण लागू किया जाएगा तो हम फिर बधाई देंगे। लेकिन आज झूठ बयानी क्यों कर रही है भारतीय जनता पार्टी की? 33% आरक्षण दिया जा रहा है। छोटा जवाब दे दीजिए, समय नहीं है। झूठ बयानी क्यों कर रहे हैं भाई? जब लागू कर देंगे तो आपको बधाई दे देंगे। देखिए मेरे ब्रजेश जी, मेरी आवाज आ पा रही है? हाँ आ रही है, बोलिए। देखिए ब्रजेश जी, महिलाओं के हितों के लिए कार्य, जिस प्रकार से माननीय ने कहा कि महिलाओं के हितों के लिए कार्य करना वो कहलाता है कि जब हम महिलाओं का कल्याण करें, उनकी बेसिक नीड्स का ध्यान रखें। बेसिक नीड्स मतलब आज देखिए, अरे आपकी सरकार तो उनके लड्डू तक खा जाती है। ये आप लोगों की बड़ी गंदी आदत है। जब कोई किसी से बात कर रहा होता तो थोड़ा सा पूरी बात करने दिया करिए। आपका समय आता है तो आप भी पूरा बोलते हैं। आपने भी बीच में बोला था। लास्ट आपकी आदत कैसी है? आप एक काम करिए, आप ही बोल लीजिए, मैं नहीं बोलती हूँ। चलिए आप ही बोल लीजिए। आप बीच में इंटरप्ट करना बंद कर दीजिए, हम भी नहीं करेंगे। मैंने काउंटर का समय मांगा था, डिबेट है, काउंटर हर कोई करता है। पहले मेरी बात तो कंप्लीट समय नहीं है, प्लीज आप बात करिए, पूरी करिए। आधा मिनट में अपनी बात पूरी कीजिए, समय नहीं है, प्लीज। देखिए ब्रजेश जी, महिलाओं के जब उत्थान की बात होती है तो महिलाओं की बेसिक नीड्स से लेकर जितनी भी उनकी रिक्वायरमेंट्स है, उनका पूरे का ध्यान हमने भारतीय जनता पार्टी ने रखा है। चाहे आज आप देखिए, शौचालय का निर्माण कराना एक बेसिक नीड थी। लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, आज हम उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए आज जो एक मिनिमम राशि दे रहे हैं, वो इसीलिए दे रहे हैं कि आज हमारी जो नारी शक्ति है उसको जिस भी प्रकार की अगर कोई भी छोटी मोटी चीज की जरूरत हो तो उसके लिए वो अपने पति या अपने परिवार के मुखिया पर निर्भर ना हो। उसके बाद जब हम लाडली लक्ष्मी योजना की बात करते हैं तो वो भी महिलाओं के लिए कल्याण की, बेटियों के कल्याण की योजना है, क्योंकि जेंडर रेशियो इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, आप एक एक योजना बताएंगे तो बहुत समय चला जाएगा। मैं माफी चाहता हूं आपको बीच में रोका क्योंकि समय की बाध्यता है। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर महिला हितैषी कौन, इसका निर्णय तो महिलाएं करेंगी कि कौन सी सरकार उनके हित में ज्यादा फैसले ले रही है और कौन सी सरकार ने उनको अनदेखा किया है। लेकिन एक बात सही है कि महिलाएं जिस तरह से वोट बैंक में तब्दील हो गई, एक समय था घर के मुखिया ने कह दिया, घर के परिवार के पुरुष ने कह दिया, महिलाएं वहां वोट डाल देती, लेकिन अब वो स्वविवेक से वोट डालती हैं। उन्हें आपने विवेक पर जिस तरह से निर्णय लेना शुरू किया है, उनमें जो जागरूकता आई है, राजनीतिक दलों को भी मजबूर होना पड़ा है कि अब उनको एक वोट बैंक की तरह देखें। और शायद इसी वजह से महिलाओं के हित की बात की जाने लगी है और ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि हम सबसे बड़े महिला हितैषी हैं। अब इसका कितना असर होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।